अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो वही बी उर्दू ऑनर्स की बुक BUDC 101 और 102 की काफ़ी सारी वीडियो जो है अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। चैनल में पहले विजिट कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए प्लेलिस्ट BUDC 101 और 102 की काफ़ी सारी वीडियो जो है अपलोड की हुई है। तो आज जो है हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हयात व अदबी ख़िदमात और उसकी नज़्म निगारी को देखेंगे। क्यों ना कि ये पूरी किताब जो है वो नज़्म के ऊपर है, तो जितने भी शायर के नाम रहेंगे उसकी हयात, अदबी खिदमात और उसकी नज़्म निगारी को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इससे पहले हम अल्ताफ़ हुसैन हाली और चकबश के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम शम्स उलमाए मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद को जदीद उर्दू नस्र व नज़्म का बानी कहा जाता है। अगर हम देखें कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्स उलमाए का खिताब हुकूमत हिंद की तरफ से कब मिला, तो 1887 ईस्वी में उसको शम्स उलमाए का खिताब मिला है ना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 10 जून 1830 को दहली में पैदा हुए है ना। एक शहरियत याफ्ता आलिम, मजहबी रहनुमा और मशहूर सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बकर के घर पैदा हुए है ना। अ, बकर के घर में पैदा हुए, क्योंकि उसका ख़ानदान जो आज़ाद का नाम उनके वालिद के दोस्त जोक दहलवी ने मोहम्मद हुसैन रखा था। आगे चलकर उन्होंने अपना तखल्लुस जो है आज़ाद रख लिया और शेर व अदब की दुनिया में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। तो वालिद का नाम क्या हो गया? अगर देखते हैं आज़ाद के अगर शुरू से अगर देखते हैं तो आज़ाद के दादा का नाम क्या आ जाते हैं, तो दादा का नाम मोहम्मद अकबर आ जाते हैं। वालिद का नाम अगर देखते हैं तो मोहम्मद बकर आ जाते हैं। और उसी तरह अगर वालदा का नाम देखते हैं तो अमानी बेगम होते हैं ना, अमानी बेगम। मोहम्मद बकर जो थे, बकर दहली कॉलेज में तालीम मुकम्मल करने के बाद जो है 1888 में मद्रास में मुकर्रर हुए थे है ना। 4 वर्ष की उम्र जब थी तब उसकी वालदा अमानी बेगम है ना, उनकी वालदा का नाम अमानी बेगम है। जब हुसैन की उम्र जो है 4 साल की थी तभी इंतकाल हो गया था। उसके बाद फूफू ने उनकी परवरिश की है ना। घर में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अरबी व फ़ारसी की तालीम अपने वालिद से हासिल की, क्योंकि वो काफ़ी तालीम इल्म में अच्छे तालीम इल्म थे उनके वालिद, हासिल की और उन्हीं की सलाह पर दहली कॉलेज में दाखिला लिया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म थे। अपनी मेहनत और ज़हानियत और काबिलियत की बुनियाद पर उन्हें दौरान तालीम वजीफ़े भी मिलते थे। पहले हम लोग जब स्कूल में थे तो काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा था जिसको स्कॉलरशिप मिला करती थी। अभी जो है जिसका नंबर कम है उसको भी स्कॉलरशिप मिलते हैं, जिसका ज़्यादा है उसको भी मिलता है, लेकिन पहले वैसा नहीं था। जिसकी नंबर ज़्यादा होती थी उसी को स्कॉलरशिप दी जाती थी। जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनकी तालीम अच्छी थी, उनकी परसेंटेज अच्छी होती थी, जिसकी उसको हुकूमत की तरफ से उनको एक स्कॉलरशिप दी जाती थी है ना। बेहतरीन मज़ामीन लिखने के लिए इनामात भी दिए गए, अभी भी होते हैं, अभी भी कंपटीशन होती है जिसमें इनाम दी जाती है ना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बकर अपने अहद के नामवर सहाफ़ी थे। उन्होंने दहली का पहला हफ्ता रोज़ दहली उर्दू अखबार चालू किया था। कौन सा साल में, अगर साल याद रखना है तो 1836 ईस्वी में जो है वो चालू किया था है ना। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तालीम मुकम्मल करने के बाद अखबार और प्रेस के काम पर अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू किया था है ना, क्योंकि वो उसके वालिद पहले से ही उस काम में मौजूद थे। आज़ाद को बचपन से शेर व अदब का शौक़ था। उन्होंने क्लासिकी शायरी का मुताला भी किया था और क्लासिकी शौरा के ज़ेर निगरानी उनकी जहनी व अदबी तरबियत भी हुई थी। शायरी में उन्होंने ज़ौक़ की शागिर्दगी इख्तियार की थी। उनकी इब्तदाई शायरी पर क्लासिकी शायरी की असरात मौजूद है ना। उनके पहले जो अगर उस्ताद पूछे जाए शायरी के लिए तो ज़ौक़ है।
मोहम्मद हुसैन आज़ाद का अहद मुल्क की तारीख़ का अबूरी दौर है। ये दौर तहज़ीबी तशादीम, समाजी व तहज़ीबी ज़वाल, मासराती अनताद, मायूशी, महरूमी, शिकस्त खुर्दगी का दौर है। उसी माहौल में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आँख खोले और उनकी तरबियत हुई। उनकी शख्सियत में बेतकल्लुफ़ी, सादा मिज़ाजी, नाज़ुक ख़याली, लताफ़त, शगुफ़्तगी, ज़िद्दत ज़िद्दत तराज़ी, ये तमाम खूबियाँ जो है मौजूद है। उनकी पुरलुत्फ़ शख्सियत बेपनाह कशिश रखती थी। उनकी गुफ्तगू भी बहुत दिलचस्प होती थी। 1857 के हंगामे ने ऐसे दिलचस्प शख्सियत को बिखर कर रख दिया। 1857 का काम जंग आज़ादी में उनके वालिद मौलवी मोहम्मद बकर अली पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें शहीद कर दिया गया, है ना? उसको फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन उसको फांसी की सज़ा दी गई। ये जमील जलाबी के मुताबिक इसका कहना है कि उसको फांसी हुई, लेकिन नूरुल हसन नकवी के मुताबिक उसको गोली से मारकर उसकी सज़ा दी गई थी, है ना? तो शहीद हो गए। उनका घर बार लुट गया। जान बचाकर अहले खाना के साथ बहुत मुश्किल से निकल पाए। परेशानियों का सामना करते हुए बेशरो सामानी के हालात में आज़ाद दहली से हिजरत करके लखनऊ आ गए, है ना? दहली से हिजरत करके लखनऊ आ गए। पहले कहाँ से थे? आज़ाद का ख़ानदान ईरान से कश्मीर आया था और शाह आलम शानी के अहद में दहली आए थे और फिर दहली से हिजरत करके कहाँ गए? लखनऊ चले गए, है ना? लखनऊ पहुँच गए। लखनऊ के मुख्तसर क़याम के दौरान मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मीर कलो उरूश, दूसरे मशाहिर अदीब से उनकी मुलाकात हुई। जल्दी लखनऊ से भी उन्हें रख्ते सफ़र बांधना पड़ा। उसके बाद उन्होंने दक्षिण का रुख किया। कुछ दिन तक मद्रास में कायम किया और मद्रासी का पेशा इख्तियार किया। वहाँ भी उनका दिल नहीं लगा तो फिर मुंबई चले गए और वहाँ से मालवा होते हुए पंजाब पहुँच गए। वहाँ उन्होंने अपने अहल खाना को बुला लिया। 1861 ईस्वी में वो लाहौर चले गए। वहाँ कुछ दिन तक पोस्ट ऑफिस में काम किया, फिर महकमा तालीम में मुलाजिमत हो गए। आब हयात, निरंगे ख़याल, सुखदन फ़ारस, कलाम अकबरी, कलाम ज़ौक़ की तदवीर, मकतूबात आज़ाद और फ़लसफ़ा अल-हयात वग़ैरह उनकी अहम नशरी तशानीफ़ है ना? इसी दौरान, इतनी भाग दौड़ के दौरान ये सारी तशानीफ़ उसकी है। उनके अलावा उन्होंने दर्सी किताबें भी लिखी। शायरी और नशर निगारी दोनों में उनकी खिदमात बेहद अहम है। उनकी आलमी व अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत ने 1887 में मुल्क विक्टोरिया की 50वीं सालगिरह की जश्न ताजपोशी के मौके पर उन्हें शम्स उल उलमा का बावकार खिताब मिला था। वही हुकूमत जिसने उनकी फादर को गलत इल्ज़ाम की वजह से फांसी की सज़ा दी गई थी, है ना? फांसी की सज़ा दी गई थी। मुलाजमत से सबकदस के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तबीयत नासाज रहने लगी। 16 अक्टूबर 1899 से वो मुसलसल बीमार रहने लगे। 22 जनवरी 1910 को नस्ब शब लाहौर में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, है ना? ये हुआ उसकी हालात ज़िंदगी। अगर हम देखते हैं उनकी क्या बोलते हैं उसकी तशानीफ़ को, उसकी नज़्म को, तो एक अच्छे आब हयात, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आब हयात की बात की गई है। तो आब हयात जो है 2 एडिशन में शाये हुए 1880 और 1883। उसी तरह शुकंदन फ़ारस जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है ना? दोनों से उर्दू ज़बान में फ़ारसी ज़बान व कवाइद से मुताल्लिक़ है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसी तरह बाकी सब की भी आपको देखनी होगी। और अगर उसकी नज़्म की बात की जाए तो नज़्म में अगर हम देखते हैं तो शब कदर आते हैं, सुबह उम्मीद आते हैं, हुब्ब वतन आते हैं, ख्वाब अमन आते हैं, है ना? प्यारी बिल्ली आती है, खताबात बाकलम आती है, दोस्ती आती है। ये काफ़ी सारी उसकी जो है नज़्म मौजूद है। तो ये उसकी हालात ज़िंदगी हो गई। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़्म निगारी। तो नज़्म निगारी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हिमा जहाज शख्सियत के मालिक थे। वो नामवर अदीब, मशहूर नशर निगार व नक़ाद और माहिर तालीम होने के साथ शहरियात
शहरत याफ्ता अखबार नोश भी है ना। एक माहिर तालीम है, तालीम याफ्ता है और नक़ाद भी है, मशहूर नश्र निगार भी है, मजबूर नस्र निगार है, नज़्म निगार है, काफ़ी सारे हैं। उसके अलावा फ़ारसी ज़बान और इल्म अल इंशा के माहिर थे। उन्हें उर्दू का माया नाज़ इंसा परदाज़ माना जाता है। उनकी इंशाई मजमूआ का नाम निरंग ख़याल जो मौजूद है, पहला निरंग ख़याल भी काफ़ी लोग निरंग ख़याल को पहला इंसिया मानते हैं। इन सब पहलुओं के अलावा उर्दू अदब में इस वजह से भी अहमियत के हामिल है कि उन्हें जदीद उर्दू नज़्म निगारी की बुनियाद गुजार होने का भी शर्फ हासिल है ना। उन्होंने जदीद उर्दू नज़्म निगारी की तहरीक चलाई। शायरी की दुनिया में उन्होंने नज़्म गोई का जो नया सिलसिला शुरू किया वो आगे चलकर बेहद मकबूल हुआ। उर्दू शायरी में उनका मकाम बहुत बुलंद नहीं, लेकिन उसकी नज़्म गोई उस एतबार से काबिल तवज़्ज़ो है कि उसने जदीद उर्दू नज़्म निगारी के लिए बुनियाद फ़राहम की और उसके लिए फ़िज़ा हमवार की। जैसा कि ज़िक्र किया गया है कि मोहम्मद हुस्न आज़ाद को अव्वल उम्र से शायरी का शौक़ था। उनकी ज़हनी व अदबी तरबियत जो है क्लासिकी शआरा ख़ुसूसन उनके वालिद के दोस्त जोग दहलवी की सोहबत में हुई। उन्होंने जब शेर कहना शुरू किया तो अपने अहद के आम नौजवानों की तरह गज़ल गोई से ही शायरी की इब्तिदा की। उन्होंने कसीदे और मरसी भी कहे, लेकिन उनकी बुनियादी शनाख्त जो है जदीद उर्दू नज़्म निगार की हैसियत से। दरअसल मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्लासिकी रंग की शायरी को छोड़कर जदीद उर्दू नज़्म की तरफ मतवाज़ा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जदीद उर्दू नज़्म निगारी की तहरीक चलाई और अपनी नज़मों के ज़रिया दूसरे नज़्म को शोरा को भी जदीद उर्दू नज़्म निगारी की तरफ आमेदा किया। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के अवैल में आज़ाद और हाल ही वो नुमायाँ शौरा है जिनकी निगाहों में नई शायरी के नकूश जो है उभरने लगे थे, क्योंकि ये लोग अंग्रेज़ी शायरी की असल या तर्जुमे से वाकिफ़ हो रहे थे। ये दोनों शौरा कदीम शायरी की ख़याली और फ़र्ज़ी बयानी से नाखुश थे। दोनों का ख़याल था कि नज़्म की तकमील तभी मुमकिन है जब मौज़ूआत और सदाकत और बयान में तसलसल हो। आज़ाद और हाली ने जिस जदीद उर्दू नज़्म की बुनियाद रखी वो जदीद और कदीम की मातदल अमीज़ा है। पहले मौज़ूआत में तब्दीली लाई गई, फिर हियत की तजुर्बे भी किए गए। उन्होंने हाली के साथ उर्दू में फ़ितरी शायरी की बुनियाद रखी और अपनी शेरी तख्लीक़ात के ज़रिया उसे एक नया मोड़ दिया। आज़ाद और हाली ने अंग्रेज़ी शायरी की तर्ज पर उर्दू में नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली है ना। ये दो ऐसे शायर है जिन्होंने काफ़ी अच्छी तालीम हासिल की, काफ़ी अच्छी उसकी ज़हानियत थी, ज़हीन थी, है ना, अच्छी उसका रिकॉर्ड था एजुकेशन में। तो इन लोगों ने क्लासिकी शायरी को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था बचपन से। तो उनकी जो बनावटी थी, उनकी जो सोच था, बनावटी सोच था, मतलब अलग था, मतलब जो हकीकत में है ही नहीं उसके ऊपर शायरी थी, है ना। तो इन लोगों ने सोचा कि जो हकीकत है उसके ऊपर शायरी होना चाहिए, है ना। तो इन लोगों ने नेचुरल शायरी की बुनियाद डाली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को उर्दू शायरी का स्कॉट कहा जाता है। उर्दू शायरी उन्हीं की बदौलत नेचुरल शायरी का असल माने से वाकिफ़ हुए। उन्होंने कर्नल हार्लैंड की ताउन से बज़्म अदब अंजुमन पंजाब की बुनियाद रखी, जिसमें कौमी और इखलाकी मौज़ूआत पर नज़में पढ़ी जाती थी। उस अंजुमन का मकसद उर्दू शायरी की इस्लाह और तरक्की था, जिसमें मिस्र तरह की जगह उन्वान दिया जाता था। यहीं से जदीद उर्दू नज़्म निगारी का आगाज़ हुआ। उसे परवान चढ़ाने और फ़रोग़ देने में आज़ाद और हाली ने अहम किरदार अदा किया। इन दोनों की कोशिशों से उर्दू नज़्म निगारी में ऐसा इनकलाब आया कि उर्दू का शायर हुस्न की तस्वीराती दुनिया से अलग होकर हकीकत पसंद की तरफ आ गया। माशराती और सियासी पहलू पर नज़में कहने की शुरुआत हुई। आज़ाद ने नज़्म निगारी में लिसानी ज़ोर आज़माई से काम लिया। उसके यहाँ फ़ितरी मनाज़िर की पेशकश में खारजी
حسن کی تصویر کشی ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دل آویز مشاہبتوں کے ذریعہ بشری پیکروں کا سلسلہ قائم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فطرت کے مختلف اعضاء سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں فطرت مصفق بھی ہے اور اذیت رسا بھی، اسی وجہ سے ان کی فطرت نگاری میں تنوع ملتا ہے۔ آزاد نے زندگی اور حقیقت کے ہر پہلو کو نظموں میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ آزاد نے انگریزی نظموں سے خیالات اخذ کر کے متعدد نظمیں لکھی، مثلاً محنت کرو، ایک تاریخ عاشق ہے نا، جسے چاہو سمجھ لو، شرافت حقیقی، جشن زوبلی ہے نا وغیرہ۔ ان کی مثنوی میں حب وطن، شب قدر، خواب امن، صبح امید، ابر کرم وغیرہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان نظموں کے ذریعہ انہوں نے اردو کی جدید نظامیہ شاعری کو نئے اسالیب سے روشناس کرایا اور فکری و فنی سطح پر شراوت مند بنایا۔ انہوں نے نیچرل اور سادہ نظامیہ شاعری کو بھی ترجیح دی۔ محمد حسین آزاد کی نظموں میں فلسفانہ عمق اور گہرائی نہیں ہے، ان کا لہجہ ایک سا رہتا ہے۔ فارسی شاعری کی منفی اثرات کا ذکر کرنے کے باوجود ان کی نظموں میں فارسی شاعری کا بہت اثر ملتا ہے۔ موضوعاتی اعتبار سے فطری مناظر کی پیشکش، حب وطنی اور ملکی حالات ان کی نظموں میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان کی نظموں میں رعایت لفظی کی پابندی اور حقیقی مناظر کی خوبصورت تخیلی پیشکش ملتی ہے۔ منظر نگاری بھی بہت دلکش، لطافت اور نزاکت کے ساتھ جوش والیہ بھی ملتے ہیں۔ آزاد کی نظموں کا ایک بڑا عیب ان کی طوالت ہے۔ وہ پرشکوہ زبان کا استعمال ضرور کرتے لیکن ترتیب کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کی نظموں میں روانی ختم ہو جاتی ہے اور ناہمواری اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض جگہ ان کا انداز بہت سادہ اور بے رنگی بھی ہو جاتا ہے۔ ان کی نظموں میں داخلی کیفیت بہت کم ملتی ہے۔ اردو نظم گوئی کی تاریخ اگر دیکھتے ہیں تو محمد حسین آزاد کا یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اردو نظم کو روایتی مضامین سے نکال کر ایک نئی راہ پر گامزن کیا۔ خود ستائی، دربار اکبری، دوستی، محنت کرو، ایک تاریخ عاشق جیسے چاہو سمجھ لو، مبارکباد، جشن زابلی، سلام ایلک، مرافت علی وغیرہ اس کی مشہور نظموں کے نام ہیں۔ کلیات محمد حسین آزاد میں مثنوی کی حیت میں 11 نظمیں موجود ہیں۔ 195 اشعار پر مشتمل زیر مطالعہ نظم حب وطنی کے اوصاف اور تعریف سے متعلق ہے۔ اس نظم میں آزاد حب وطن کی حمیت کی وضاحت کرنے سے پہلے ان منفی جذبوں کا ذکر کیا ہے جنہیں حب الوطنی کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے اور جن سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ پھر 4 تاریخی مثالوں کے ذریعہ حب الوطنی کی تعریف کی گئی ہے۔ اس نظم میں آزاد نے تخیل سے زیادہ واقعات سے مدد لی ہے۔ اس نظم کا آخری حصہ کافی اثر انگیز ہے نا۔ تو حب وطن جو ہے یہ آپ کی سلیبس میں بھی موجود ہے، آپ کو پڑھنا ہے، اس کی متن پڑھنی ہے، اس کی خلاصہ پڑھنی ہے، اس کی مرکزی خیال آپ کو پڑھنی ہے۔ تو یہ ہو گیا محمد حسین آزاد کے متعلق ان کی حالات زندگی، ان کی خدمات کیا رہی اردو شاعری پر، اس کی نظم نگاری ہے نا، جدید اردو نظم نگاری اس نے کس طرح سے اسٹارٹ کی، کس طرح انہوں نے جو خیالی دنیا کو حقیقت والی نظم میں تبدیل کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کی حالات زندگی پڑھنے، اس کی نظم نگاری پڑھنے سے معلوم ہوگی، اور اس وقت کی ہندوستان میں اس وقت کیا حالات تھی وہ بھی آپ کو اس کی حالات زندگی پڑھنے سے معلوم ہوگی۔ تو چلیں یہ آج کے لیے یہیں تک، نیکسٹ کسی اور شاعر کے اوپر میں اس کی حالات زندگی اور اس کی نظم نگاری کو بتانے کی کوشش کروں گی۔